प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम प्रश्नावली 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 के सवाल हल करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि प्रश्नावली 3.3 जो हमें रैखिक समीकरण के जो युग्म दे रखे हैं उनको प्रतिस्थापना विधि से हल करने। प्रतिस्थापन विधि, जैसा कि आपको मैंने प्रश्नावली के स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि क्या होती हैं। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे और जो नेक्स्ट प्रश्नावली आएगी उसमें फिर विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। जैसा कि अक्सर मैंने बच्चों में देखा है कि विलोपन विधि बच्चे आसानी से कर पाते हैं, प्रतिस्थापन विधि दूसरे नंबर पे आती है और तीसरे नंबर पर वो वज्र गुणन विधि से हल करना बच्चे पसंद करते हैं। तो बहुत ही आसान वे से मैं आपको प्रतिस्थापन विधि समझा रहा हूं। तो देखो, क्वेश्चन 1 का पहला सवाल है जिसमें लिखा है कि x प्लस वाई बराबर 14। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं। जैसा कि ये समीकरण रैखिक समीकरण युग्म है तो हमेशा हमें जो प्रश्नावली 3 में है तो जोड़े में समीकरण यानी दो समीकरण हमें मिलेंगी, चाहे वो ग्राफीय विधि से करो, प्रतिस्थापन से करो या वज्र गुणन या विलोपन से। तो हमें सिर्फ दो युग्म हमेशा मिलेंगे और एक चर वाले और दो चर वाले, दो चर होंगे, दो ही समीकरणें होंगी और रैखिक समीकरण होंगे। रैखिक समीकरण यानी इनकी पावरें हमेशा एक रहेगी। तो ये चीज हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। तो प्रतिस्थापन, जैसा कि आप नाम देख पा रहे हो, प्रतिस्थापन यानी एक का मान दूसरे में स्थापना करना। किस तरह करना? देखो, अब इसमें से कोई भी समीकरण ले लो, चाहे 1 नंबर ले लो चाहे 2 नंबर ले लो, किसी आपकी मर्जी है, किसी को भी हल करो। तो मैं जैसे ये समीकरण 2 को ही लेता हूं। समीकरण 2 से देखो ये माइनस का वाई है, इसका मैं पक्षांतर कर देता हूं। 4 के पास, इस 4 के पास y को ले जाऊंगा तो ये y किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का y था और यहां माइनस का 4, ये माइनस का नहीं है 4 सवाल में, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 4 प्लस का है, तो प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा। ठीक है, ये y जब उधर पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये समीकरण हो गई 3। बस सिंपल सा है। आपको समीकरण 1 या 2 में से आपको तीसरी समीकरण बनानी है। कैसे बनानी है कि यहां पर या तो x का मान आ जाए या y का मान आ जाए, या तो आप x का पक्षांतर कर दो। जैसे समीकरण 1 लेते तो x को ले जाओ तो y का मान आ जाएगा 14 माइनस वाई। समीकरण इस प्रकार 3 बना लो, या इसमें से समीकरण 3 बना लो। एक में से 3 बना सकते हो या दूसरी समीकरण से भी आप तीसरी समीकरण बना सकते हो। ठीक है, अब इस समीकरण 3 का मान यानी x का मान, यहां पर आपको ध्यान देना है, इस x का मान आप कौन सी समीकरण में रखोगे। तो सिंपल सा है कि आप ध्यान रखो कि ये किस समीकरण को लेकर बनाइए। समीकरण 2 को लेकर बनाइए। तो हम समीकरण जो x का मान आएगा वो समीकरण 1 में रखेंगे, और अगर यहां 1 को लेकर हम x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में रखेंगे। यानी जिस समीकरण को लेकर आप जिसका मान निकाल रहे हो तो उसी में वापस नहीं रखना, उससे अलग वाली समीकरण में आपको वापस रखना है। तो x का मान 2 से लेकर हमने ये तीसरी बनाई है, इसलिए हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। अब इस x की जगह x के स्थान पर मैं लिख दूंगा 4 प्लस वाई, क्योंकि x का मान है 4 प्लस वाई। ठीक है, 4 प्लस वाई इस x के बराबर रख दूंगा और बाकी समीकरण ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये y और y कितने हो गए? 2y हो गए, और 4 का हम उधर पक्षांतर कर देंगे तो 2y बराबर 14, और ये 4 का पक्षांतर हुआ तो किसका हो जाएगा? ये 4 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 14 में से 4 गए 10, अब 2 का पक्षांतर करेंगे तो यहां गुना में,
तो 10 के किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 2। तो y का आंसर क्या आ जाएगा, y बराबर 5। तो ये उत्तर हमें यहां मिल गया। ठीक है, y का मान हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाल लिया। अब हमें x का मान निकालना है। तो बिल्कुल आसान है, x का मान, अब y का मान हमारे पास आ चुका है, तो इस y का मान इस समीकरण 3 में रख दो। आप x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख दो y का मान, चाहे y का मान इस समीकरण में रख दो, 2 में रख दो या 3 में रख दो। तीनों में से किसी भी समीकरण में आप y का मान रखकर x का मान निकाल सकते हो। तो मैं समीकरण 3 में रख रहा हूं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में या प्रतिस्थापन करने पर तो 3 जो समीकरण है वो ये है x। देखो 3 समीकरण, x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई, और y का मान हमने क्या निकाला है, y का मान हमने निकाला है 5। तो x का मान क्या आ गया, 9। तो ये दूसरा आंसर हमारे पास x और y का मान आ गया। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से आप प्रतिस्थापन यानी एक का मान दूसरे में, देखो पहले प्रतिस्थापन यहाँ पे किया मैंने, x का मान समीकरण 1 में रखा, ठीक है, यहाँ प्रतिस्थापन किया, फिर यहाँ पर प्रतिस्थापन किया। तो इस प्रकार आप प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल सकते हैं। अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो इसको हम सरल कर लेंगे, क्योंकि पहली समीकरण तो सरल है, तो इसको तो आपको सरल करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन समीकरण जो 2 है इसको सरल कर कर इसे समीकरण हम 2 देंगे, क्योंकि इसके बटे में 3 और 2 है, तो ये 3 और 2 हमें बटे में हटाना है। तो आप आसान तरीका है, 3 और 2 का लैसे ले लो, 3 और 2 का लैसे क्या आ गया, 6। ठीक है, जब इन दोनों को लैसे 6 आ गया तो इसको तो किया 2 से गुणा, 2s प्लस इसको किया 3 से गुणा, 3t बराबर 6। इस 6 का पक्षांतर कर देंगे तो 2s प्लस 3t बराबर 6, गुणा में चला गया, 6 6 36। तो ये समीकरण आ गई 2। एक समीकरण तो उसने दे रखी थी, दूसरी समीकरण हमने सरल कर कर दूसरी समीकरण बनवा ली। ठीक है, अब उसको जो सवाल नंबर 1 हमने हल किया है बिल्कुल उसी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर लेंगे। तो इसमें समीकरण 3 बनानी है अपने, तो यहां लिखता हूं मैं समीकरण 1 से। ठीक है, चाहे 1 ले लो, समीकरण 2 ले लो। अब समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो किसका पक्षांतर करेंगे, t का पक्षांतर करेंगे, क्योंकि t माइनस का है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि माइनस की जो चर या अचर राशि है उसका पक्षांतर कर कर उसे प्लस का करो। तो 3 प्लस ये t पक्षांतर होकर प्लस का आ गया, तो प्लस का t हो गया, ये समीकरण होगी 3। तो हमारे पास अब s का मान आ गया। ठीक है, अब इस s का मान हमें समीकरण किस में रखना है, बस देखो 1 में रखोगे या 2 में रखोगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर समीकरण 1 को लेकर हल कर रहे हो तो उसे समीकरण 2 में रखना है, और 2 को लेकर अगर आप समीकरण 3 बना रहे हो तो उसे 1 में रखना है। तो यहां लिख रहा हूं मैं समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापन करने पर अब देखो 2 गुणा में s, 2s है, s की जगह हमें क्या लिखना है, s की जगह लिखना है हमें 3 प्लस t। बाकी समीकरण ऐसी की ऐसी आ जाएगी, 3t बराबर 36। ठीक है, अब ये 2 के साथ s था, यानी 2 के साथ s का गुणा था, तो 2 का इसका गुणा कर दो, 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। अब इसमें देखो 6 का पक्षांतर हो जाएगा, 6 इधर माइनस का आ जाएगा, ये दोनों सहजातीय पद हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3t और 2t कितने हो गए, 5t,
और 6 का पक्षांतर हो गया, तो 6 किसका आ जाएगा, माइनस का। 5t बराबर 36 में से 6 गए 30। अब 5 का पक्षांतर करेंगे तो t बराबर 30/5, तो t का मान क्या आ गया, 5 छिक्के 30। तो ये पहला आंसर हमने निकाल दिया। अब इस t का फिर हम प्रतिस्थापन करेंगे। t का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। 1 2 3 तीनों में से किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो जो आपको आसान लगे। तो समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापन करने पर, तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 + t, और t की जगह मुझे क्या लिखना है, क्योंकि t का मान 6 निकाला है, तो t की जगह मुझे लिखना है 6 और 3 बराबर, देखो t की जगह 6 लिख दिया, 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। तो s और t दोनों के मान हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाल लिए, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल जैसे कि आप देख पा रहे हो, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। तो ये समीकरण 1, ठीक है। और ये जो समीकरण 2 है इसको और सरल कर सकते हैं। देखो इसमें क्या कॉमन है, 3 3 3, यानी सब में 3 3 कॉमन है, सब में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें, ठीक है। किस तरह, जैसे इन दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, 9 और 3 में, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 3 3 कॉमन लिया तो 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3 बराबर 9। अब इस 3 का पक्षांतर करूंगा तो गुना में या 3, ये 9 के किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, 3x - y बराबर 9/3, क्योंकि ये गुना में था, इधर भाग में आ गया। तो 9 में 3 का भाग दिया, 3x - y बराबर 3 × 3 = 9। ये समीकरण 2 बन गई, जो हमने सरल कर दी। ये समीकरण जो 2 उसने दे रखी थी, पहली तो सरल है ही, दूसरी को हम या तो 3 सब में 3 3 का भाग दे दो, इसमें भी 3 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी देता है, या फिर कॉमन लेकर इस प्रकार हल कर सकते हो किसी भी तरीके से। जब मैंने इसको सरल किया तो देखो एक चीज देखो कि ये जो दूसरी समीकरण है बिल्कुल 1 नंबर समीकरण के जैसी आ गई है, ठीक है ना। जैसी समीकरण 1 थी 3x - y = 3, उसी प्रकार की समीकरण 2 आ गई 3x - y = 3। अब अगर हम इसकी तुलना a1/a2 बराबर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से करें, जैसे कि हमने प्रश्नावली 3.2 में कर चुके हैं कि इसके अनेक हल होंगे, एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो देखो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, क्योंकि 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, इसका मान भी 1 आ गया, और 3/3 इसका मान भी 1 आ गया। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों ही बराबर है, और तीनों ही बराबर है तो उसका कोई एक हल तो हो नहीं सकता, है ना। तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो यहां हम लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे हम यहाँ पे कि समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 दोनों एक ही समीकरण को प्रदर्शित करती हैं, अतः इसका हल संभव नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह की कोई समीकरण आ जाए तो आप इस तरह की लाइन लिखकर आप उस सवाल को छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें x और y का कोई अद्वितीय यानी कोई एक हल तो निकल नहीं सकता, क्योंकि तीनों एक जैसी हैं। तो इसके अनेक हल हैं, तो x और y का मान हम कोई एक हल नहीं निकाल सकते। तो आपको ये लिखकर इसको यहीं छोड़ देना है। अब चलते हैं अपने सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 में आप देख पा रहे हो कि ये
जो समीकरण दे रखी है दशमलव में दे रखी है। यदि कोई समीकरण भिन्न में दे रखी हो यानी बटे में दे रखी हो तो भी उसको सरल करते हैं लय से लेकर, या दशमलव में दे रखी है तो सबसे पहले हम उसको सरल कर लेंगे यानी दशमलव हटा लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों में हम दशमलव हटाते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये समीकरण 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब देखो दशमलव किस तरह हटेगी, जैसे हम छोटी क्लासों में हटाते थे कि दशमलव हटाने का, ये दशमलव हटाया तो एक, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है तो एक जीरो। इसी तरह 3y का दशमलव हटाना है तो दशमलव हटाया एक, दशमलव के बाद कितनी संख्या एक तो एक जीरो। x और y को नहीं गिना जाएगा, सिर्फ अंकों को गिना जाता है, ठीक है। तो एक संख्या तो एक जीरो आ जाएगी। इसी तरह 1.3 का दशमलव हटाया तो 13, 0.1 और पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो। अब इसका 2x प्लस 3y के बटे में, दोनों के बटे में 10 है बराबर 13/10। अब इस 10 को मैं यहां लेके आऊं, भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएगा तो 10 से 10 कट जाएगा, यानी 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर भी 10 हो और इधर भी 10 हो या समान संख्या हो तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो समीकरण क्या बन गई, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये समीकरण 1 आ गई। तो इस तरह हम सरल कर लेंगे। इसी प्रकार समीकरण इस वाली को भी, समीकरण को भी हल कर लेंगे। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। पॉइंट हटाया तो 4x बटे में 10, इसका भी पॉइंट हटाया तो 5y बटे में 10 और इसका पॉइंट हटाया तो 23 बटे में 10। ठीक है, पॉइंट हटाने का एक और एक संख्या बाद संख्या है, यदि दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतनी जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो 4x प्लस 5y बटे में 10, दोनों के बटे में 10 है तो दोनों के बटे में हमने 10 लिख दिया। 10 से 10 कैंसिल, तो 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण 2 आ गई। ठीक है, अब इसको आगे हम हल कर लेंगे प्रतिस्थापन विधि से, जैसे कि हमने सवाल 1 से 3 हल किए हैं। तो समीकरण 1 को ले लो, भले ही 2 को लो। तो मैं यहाँ समीकरण 1 को लेकर हल कर रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमें x या y का मान निकाल लेना है। ठीक है, तो किसका पक्षांतर कर दूं, 3y का। 2x बराबर 13 माइनस 3y, यानी 3y का पक्षांतर हुआ तो ये माइनस का आ गया ना। अब 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 किस में जाएगा, 2 इधर गुणा में है ना, तो 13 माइनस 3y के बटे में 2 चला जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 3 मिलेगा, x का मान आ गया। अब समीकरण 1 को लेकर हमने समीकरण 3 बनाई है, तो हम समीकरण 3 का मान 1 में नहीं रखेंगे, हम समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखें। अगर समीकरण 2 को लेकर 3 बना रहे हो तो उसका मान 1 में रखना है, और समीकरण 1 को लेकर अगर समीकरण x या y का मान निकाल रहे हो तो उसे समीकरण 2 में रखना है। ये ध्यान रखना है कि जिसका मान निकाल रहे हो उसी में वापस नहीं रखना आपको। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है, इस x का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। x की जगह ये मान हम रखेंगे। ठीक है, तो अब देखो 4x, 4 के साथ x का गुणा है और x की जगह मुझे ये समीकरण लिखनी है। 4 और x की जगह लिखूंगा मैं 13 माइनस 3y बटे में 2। बाकी समीकरण ऐसी की ऐसी आ जाएगी, प्लस 5y बराबर 23। अब देखो इसको हल करना है, तो ये भाग में है 2 तो कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, और इस 4 का इसके साथ क्या था, गुणा था ना, तो अब 2 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, 13 दूना 26। इस कोष्टक वाले के साथ 2 का गुणा है तो 13 दूना 26 और 3 दूनी 6, 6y प्लस 5y बराबर 23। अब 26 का पक्षांतर करूंगा और इसका घटाव कर दूंगा, 6 में से 5 गए, माइनस का 1y, और 26 का पक्षांतर कर दूंगा तो 23 माइनस 26, 26 इधर माइनस का हो जाएगा तो माइनस का y
और 26 में से 23 गए माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर 3। तो एक y का मान हमें निकाल लिया, एक आंसर निकाल लिया। अब इस y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख दें, 2 में रख दें या 3 में रख दें, ठीक है, किसी में भी समीकरण में आप y का मान रख दो तो x का मान आ जाएगा। तो मैं लिखता हूं यहां पे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापन करने पर x बराबर 13 माइनस 3y, 3 के साथ y का गुणा है और y की जगह मुझे क्या लिखना है 3, तो y की जगह मैंने 3 लिख दिया, बाकी ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो x बराबर 13 माइनस 3 3 9 बटे में 2, तो x बराबर 13 में से 9 गए 4 बटे में 2 और 4 में 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, तो x का मान क्या आ गया 2। ये x का मान और ये y का मान, इस तरह आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें हमने ये सीखा कि पहले तो समीकरणों को हमें सरल करना है, समीकरण जब सरल हो जाएंगी तो फिर वही विधि जैसे हमने पिछले सवालों में की उसी विधि से हमें इसे x और y का मान निकाल लेना, ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं, पांचवा सवाल दे रखा है, जैसे कि देख रहे हो आप कि अंडरूट 2x प्लस अंडरूट 3y बराबर 0, अंडरूट 3x माइनस अंडरूट 8y बराबर 0। तो ये दो समीकरण है और अंडरूट की समीकरण है, लेकिन हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो जैसे हमने 1 से 4 सवाल किए उसी प्रकार इसको करना है। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूं और ये समीकरण 2, ठीक है। तो उसी तरह अपने करेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, अंडरूट 2x प्लस अंडरूट 3y बराबर 0। तो यहां भी अपने पक्षांतर करेंगे। जैसे मैं अंडरूट 2x को पक्षांतर कर देता हूं तो अंडरूट 3y बराबर अंडरूट 2x माइनस का हो जाएगा। जब ये इधर पक्षांतर होकर आएगा, इसका जब ट्रांसफर होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब मुझे y का मान निकालना है, तो y को अकेला रखूंगा, अंडरूट 3 को भी इधर ले जाऊंगा, तो माइनस अंडरूट 2 बटे में अंडरूट 3, यानी भाग में चला जाएगा ये, और x तो गुना में है ही, तो x गुना में रह जाएगा। तो ये y का मान हमारे पास आ गया, तो इसको समीकरण 3 दे देता हूं मैं, ठीक है। अब चूंकि हमने समीकरण 1 से लेकर समीकरण 3 का मान निकाला है, इसलिए इस y का मान मैं समीकरण 2 में रखूंगा। तो यहां लिख देता हूं मैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर प्रतिस्थापन करने पर अब समीकरण 2 जो है अंडरूट 3x माइनस अंडरूट 8y, और मुझे y की जगह क्या रखना है माइनस अंडरूट 2 बटे में अंडरूट 3 और गुणा में x। तो इस समीकरण में इस y की जगह मैंने समीकरण 3 का मान यहां पर 2 में रख दिया, बाकी ऐसे का ऐसे आ जाएगा बराबर 0। अब यहां पे देखो, हमें सबसे पहले तो इसमें x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेता हूं मैं इसके अंदर, और इसमें देखो इसमें भी x है इस पद में, और इस पद में भी x है। तो x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, यहां तो बच गया अंडरूट 3, और यहां पर 8 दूनी, देखो ये माइनस और यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस क्योंकि गुना में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 दूनी 16
बटे में अंडर 3 बराबर 0। अब इसका पक्षांतर करेंगे। वैसे 16 का वर्गमूल 4 होता है तो इसकी जगह 4 भी लिख सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ये गुना x के साथ गुना में, और इसको हम 0 के पास लेके जाएंगे तो 0 के भाग में जाएगा ये, क्योंकि गुना वाली संख्या को जब हम पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगी, और कोई भी संख्या जब 0 के भाग में जाएगी, 0 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करने पर या भाग करने पर उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में है ना ये 0 कैसे आया, क्योंकि ये पूरा गुणा x के साथ गुना में है ये संख्या, और जब हम पक्षांतर करेंगे तो 0 के भाग में आएगी, और जब किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं या 0 से गुणा करते हैं तो उसको भी किस में बदल देता है, 0 में बदल देता है, तो इसलिए इसका मान 0 आ गया। ठीक है, अब इस x का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो यहां लिख देता हूं मैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर -√2 बटे में √3, और x की जगह क्या रखना है, 0। इस x की जगह हमने 0 रख दी। और मैंने अभी बताया कि किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान भी क्या आ जाएगा, 0। तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो ये हमारा 5वां सवाल हल हो गया। ठीक है, 6ठे सवाल में ये 2 समीकरण हमें दी गई हैं, इसको हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे वो भिन्न के रूप में हो, जैसे यहाँ भिन्न के रूप में है, उससे पहले हमने जो इससे पहले सवाल किया था, चौथा सवाल था शायद, वो दशमलव में था। चाहे दशमलव में हो या भिन्न में हो तो उसको सबसे पहले समीकरणों को हमें सरल करना होगा। ठीक है, तो समीकरण को सरल करने का भिन्न वालों को वही तरीका है कि इसका लैसे ले लेते हैं। 3 और 2 का लैसे क्या आ गया, 3 और 2 का लैसे 6 आ गया। ठीक है, अब लैसे 6 आया तो इसका इसमें भाग दिया 3, तो 3 से गुणा हो जाएगा ऊपर वाले का, 3 तिया 9x, इसका 3 से और इसका किसके 2 से हो जाएगा, 5 दूनी 10y, और ये बराबर -2। अब हम क्या करेंगे कि तिरछा गुणा कर लेंगे। देखो, इसको 6 से, और इसको जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। ठीक है, इसका 1 से गुणा किया, 1 से गुणा करने पर वही की वही संख्या आ जाएगी, 9x - 10y, और इसका 6 से गुणा किया तो 6 दूनी -12। तो ये समीकरण हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, इसी तरह इसको हल कर लेंगे। 3 और 2 का लैस है, वही 6 आएगा, इसका 2 से गुणा हो गया 2x, और इसका 3 से गुणा हो जाएगा 3y, बराबर 13/6। अब तिरछा गुणा करेंगे, इसको 6 से और इसको 6 से, इसको 6 से गुणा किया, यानी बराबर का निशान हो और बटे में अगर भिन्न में कोई संख्या है तो तिरछा गुणा, वज्र गुणन, जिसको वज्र गुणन भी बोलते हैं, इसको 6 से और इसको इससे। ठीक है, वज्र गुणन बोलते हैं इसको। तो 6 दूनी 12x, 6 तिया 18, 18y, एक तरीका और है इसका, जैसे ये मैं बता देता हूं। 6 तिया 18y बराबर 13 छिक्की 98, लगी 13 छिक्की 78, सॉरी 13 छिक्की 78। ठीक है, अब ये आगे और सरल हो जाएगी। ये किसके पहाड़े से कट जाएगा, 12 के, 6 के पहाड़े से कट जाएगा। 12 से तो 18 नहीं जाएगा ना, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 6 कम 6, 13 छिक्की 78, यानी तीनों 6 के पहाड़े से कट जाएंगे। जैसे देखो, 6 का भाग दिया इसमें, 6 दूनी 12, सरल, यानी सरल करना है हमें। 6 तिया 18, और इसमें 6 का भाग दिया तो ये हो गया 13 छिक्की 78।
ये समीकरण 2 बन गई। या एक तरीका ये है कि मैंने बताया कि अगर इधर भी बटे में सेम ही हो, इधर भी 6 हो और इधर भी 6 हो, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यही का यही आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 13। ठीक है, ये ज्यादा सरल रहेगा। 6 से 6 कैंसिल और आप 2x माइनस 3y बराबर 13 को इसी तरह उतार लो। तो ये समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गई। अब वही विधि जो हमने ऊपर सवाल में की है, प्रतिस्थापन। सबसे पहले समीकरण 1 को ले लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से समीकरण 1 में हम इस तरह का मान निकालेंगे कि या तो x अकेला रह जाए या y। तो यहां लिख देता हूं मैं 9x बराबर 10y को 12 के पास लेके जाएंगे तो प्लस का 10y हो जाएगा। अब 9 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ गया माइनस 12 प्लस 10y बटे में 9। ये समीकरण 3 आ गई हमारे पास। अब चूंकि समीकरण 1 को लेकर हमने 3 बनाई है, इसलिए इस 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण या x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर। तो समीकरण x का मान समीकरण 2 में हम प्रतिस्थापन करेंगे, यानी यहां जहां x है वहां ये हम लिख देंगे। जैसे 2 गुणा में x है ना, 2 गुणा में x है तो x की जगह माइनस 12 बटे में 10y, सॉरी प्लस का 10y बटे में 9। बाकी समीकरण ऐसी की ऐसी आ जाएगी माइनस 3y बराबर 13। 9 से 2 कटता तो है नहीं, तो हमें 2 से गुणा ही करना पड़ेगा। 12 दूना 24, तो यहां लिख देता हूं माइनस 24 और 10 का 2 से गुणा हो जाएगा 10 दूना 20y। ठीक है, अब इनके बटे में 9 है और मेरे को इसके बटे में भी 9 करना है, 3 के बटे में भी, ताकि तीनों के हर जो है 9 हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको 9 को 3 से गुणा कर दूंगा, तो ये हो गया 9 27 27y। ठीक है ना, क्योंकि जिस संख्या के भाग में कुछ नहीं होता उसके में 1 होता है, और इस 1 को 9 में बदलने के लिए 9 से गुणा करूंगा तो ऊपर वाले के साथ भी 9 का गुणा हो जाएगा, तो 9 27 हो गया बराबर 13। अब 9 इसका तीनों के बटे में 9 को इधर ले जाऊंगा तो ये 13 के साथ गुणा में चला जाएगा, और माइनस 24 और ये दोनों घटेंगे तो ये हो गया माइनस का 7y। सवाल में देखें अपने कहीं, सवाल जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हो कि ये प्लस का y बटे 2 है, यहाँ आपने गलत कर दिया, ये प्लस y बटे 2 है। ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो हमने सवाल उतारा है यहाँ माइनस का ले लिया है, तो अपने ऐसे ही कर लेंगे, यहाँ प्लस का निशान आएगा। ठीक है, ये प्लस का है तो ये भी 6 18 प्लस का, ये भी प्लस का आएगा, और यहाँ भी प्लस का निशान। ठीक है, और ये हो गया 9 27 भी प्लस का, तो ये जुड़ेंगे दोनों। तो ये 20 और 27, क्योंकि ये प्लस का था तो ये प्लस का 3y है, तो ये दोनों पहले तो माइनस के तो घट रहे थे, माइनस के 7y हो रहे थे ना, अब ये दोनों जुड़ेंगे तो 20 और 27 47 प्लस के 47y बटे में 9 बराबर 13। अब तिरछा गुणा करेंगे, इसके बटे में 1 है, जिसके बटे में कोई नहीं होता 1 होता है, 1 का इससे गुणा हो गया, माइनस 24 प्लस 47y। ये ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 से गुणा करने पर ये 13 निमा 117,
अब 24 का पक्षांतर करेंगे, 24 को उधर लेके गए तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ 47y बराबर 117 प्लस 24। 47y 117 और 24 कितने हो गए? 141, 7 4 11, 141 हो गए। तो y बराबर क्या आ गया? 141 बटे में, ये गुणा में था, भाग में चला गया। और जब 141 में 7 का भाग देंगे तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, 3 4 तिया 12, 13 14 41। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 47 तिया 141। ठीक है। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, y का मान हमारे पास आ गया, यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर -12 प्लस 10y। y की जगह हमें क्या लिखना है? जो हमने 3 मान निकाला है ना, y का मान हमने देखो 3 निकाला है, तो ये 3 मान हमें यहाँ रखना है y की जगह, बटे में 9। बाकी सारा ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, बस इस y की जगह चेंज हम क्या कर देंगे? y का मान रख देंगे। तो x बराबर -12 प्लस 30 बटे में 9। 30 में से 12 घटा देंगे, तो 30 में से 12 गए 18 बटे में 9। तो x बराबर क्या आ गया? 9 दूनी 18। x का मान 2 और y का मान 3। ये 2 मान हमारे पास आ गए। ठीक है, तो इस तरह ये छठा सवाल हमारा पूरा होता है। अब इसके बाद अगला सवाल, इसके बाद सवाल नंबर 2, क्योंकि पहले के जो 6 सवाल थे वो पूरे हो गए। अब सवाल नंबर 2 जैसे कि आप देख पा रहे हो, उसमें लिखा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल करना है। और जब ये हल हो जाए तो उसमें हमें m का मान याद करना है, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो y बराबर mx प्लस 3 में हमें m का मान निकालना है, और m का मान हम तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास x और y का मान होगा, है ना। इस समीकरण में देखो, जैसे कि ये सवाल है दूसरा, इसमें इस समीकरण की मदद से हम x और y का मान निकाल लेंगे। जैसे हमने पहले सवाल के अंदर 6 सवाल जो हमने किए हैं उसमें हमने किया है, उसमें हमने x और y का मान निकाला है, तो उसमें भी हम x और y का मान निकाल लेंगे। उस सवाल में और इस सवाल में चेंजिंग बस इतनी है कि जब हम x y का मान निकाल लेंगे तो इसके अंदर रख देंगे, x की जगह x का मान रख देंगे और y की जगह y का मान रख देंगे। दोनों का मान रखने पर किसका मान आ जाएगा? m का मान आ जाएगा। तो m का मान ही वो हमसे पूछ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं सवाल नंबर 2। उसी तरीके से सबसे पहले समीकरण 1 या 2 ले लेते हैं। तो मैं समीकरण 1 ले रहा हूं। समीकरण 1 से सबका पक्षांतर कर देंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 है। और मैं पक्षांतर कर रहा हूं 3y को। 2x बराबर 11 माइनस 3y। अब 2 का भी पक्षांतर करना पड़ेगा। 2 को मैं इधर लेके आऊंगा तो किस में चला जाएगा? भाग में। तो x अकेला रह गया, तो ये समीकरण बन गई 3। अब इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण 3 या x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर। अब समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 4y। तो 2x, x की जगह मुझे क्या लिखना है? 11 माइनस 3y बटे में 2, और माइनस बाकी ऐसी की ऐसी समीकरण आ जाएगी। -4y बराबर -24।
24। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि भाग में कट जाएगा। क्या बच गया? 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के सजातीय पद हैं, 3y और 4y माइनस के 7y। और ये जो 11 ये पक्षांतर होकर माइनस 24 के पास आ जाएगा, तो ये प्लस का है, इधर किसका आ जाएगा? माइनस का 11। अब दोनों ही माइनस के, 24 भी माइनस का है और 11 भी माइनस का है, तो जुड़ जाएंगे 24 और 11 माइनस के 35। ठीक है, माइनस से, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर क्या आ गया? 35 बटे में 7। तो y का मान आ गया 7 5 35, तो y का मान 5 आ गया। अब इस y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है? x बराबर 11 माइनस 3y, और y की जगह मुझे क्या रखना है? 5। तो y की जगह मैंने 5 रख दिया बटे में 2। तो x बराबर क्या आ गया? 11 माइनस 5 या 15 बटे में 2। x बराबर 15 में से 11 गए माइनस के 4 बटे में 2, क्योंकि 15 माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस के 4। तो x का मान क्या आ गया? 2 2 4 यानी माइनस 2x का मान आ गया। तो x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया, दोनों मान आ गए। अब इसके अंदर रख दो, x की जगह x का मान रख दो और y की जगह y का मान रख दोगे तो अपने को m का मान आ जाएगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ रखता हूँ, समीकरण लिख लेता हूँ मैं यहाँ पहले। y बराबर mx प्लस 3, और यहाँ लिख देता हूँ मैं x और y का मान रखने पर। ठीक है, x व y का मान रखने पर y कितना है? 5, तो y की जगह 5 रख दिया। m के साथ गुणा है x का, तो x की जगह क्या रखना है मेरे को? 2 माइनस का 2 रख दिया प्लस 3। तो 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3। अब पक्षांतर करूंगा, 3 को इधर लेके आऊंगा 5 के पास, तो 3 किसका हो जाएगा? माइनस का, और यहाँ माइनस के 2m। तो 5 में से 3 गए, 2 बराबर माइनस 2m। अब 2 का पक्षांतर करूंगा तो m बराबर क्या आ जाएगा? ये 2 गुणा में, तो माइनस ये 2 बटे में माइनस का 2, ये भाग में चला जाएगा, माइनस 2 से 2 कट गया। तो m का मान क्या आ जाएगा? m का मान आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि अब 1 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 2 में 2 का भाग दिया 1, तो m का मान माइनस 1 आ। तो इसके साथ ये दूसरा सवाल हमारा पूरा हो गया, और इसके बाद अगले वीडियो में हम जो इसके 3.3 के जो शेष सवाल हैं उनको पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।